एक नॉर्मल इंसान से एक महामंत्री तक का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? जिस साल में वकालत हमने स्टार्ट की थी उसी साल बार का चुनाव हो रहा था और बार का चुनाव श्री गणेश दीक्षित जी लड़े थे। हम उनके समर्थक थे, उनको हमने लड़ाया था और वो महामंत्री बने। हमसे लोगों ने जब कहा तो मैंने पहली बार लॉयर्स एसोसिएशन में महामंत्री का चुनाव लड़ा था और 2010 में मैं लॉयर्स एसोसिएशन का महामंत्री बना। वकील एक बहुत पवित्र पेशा है, बहुत एक मतलब जजमेंट के लिए हम आज भी अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपको भी पता होगा कि छोटी मोटी गरीब हो अमीर हो आदमी, कहीं भी लड़ाई हो जाती है तो आदमी सीधे कहता है मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा। तो अगर बोला जाए तो एक मतलब बहुत ही अच्छा लोग उसको समझते हैं, एक पवित्र मंदिर के बाद अगर समझा जाता है तो हमारे न्याय व्यवस्था को समझा जाता है। तो उस विषय पे क्या आपको लगता है कि आज इंडिया के जो न्यायिक व्यवस्था है इंडिया की, उसमें क्या मिल रहा है न्याय सबको? देखिए, जो आपने कहा जी, हर पीड़ित व्यक्ति को, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति निचले स्तर का हो और पीड़ा चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति को हो, यहाँ तक कि जो न्यायाधीश जो न्याय करते हैं उनको भी अगर कहीं किसी मामले में अगर लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है या उनको कहीं महसूस होता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो भी किसी न किसी वकील के पास ही जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम बैठक विद अभिषेक में मिस्टर राकेश तिवारी जी का। धन्यवाद सर, आपका वेलकम करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो पहला क्वेश्चन हम आपसे यही करना चाहते हैं, हम भी क्वेश्चन करना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, एक नॉर्मल इंसान से एक महामंत्री तक का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? देखिए, लगभग हमको जो है 23-24 साल हो गए वकालत करते हैं। जब हमने इस वकालत के इस पवित्र पेशे को स्टार्ट किया जी, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अधिवक्ताओं की राजनीति करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वकालत स्टार्ट की कुछ दिन 2-3-4 साल बाद, जिस साल में वकालत हमने स्टार्ट की थी उसी साल बार का चुनाव हो रहा था और बार का चुनाव श्री गणेश दीक्षित जी लड़े थे। हम उनके समर्थक थे, उनको हमने लड़ाया था और वो महामंत्री बने। हम लोग उन्हीं के साथ रहते थे। 2008-9 की बात है, हमसे लोगों ने जब कहा तो मैंने पहली बार लॉयर्स एसोसिएशन में महामंत्री का चुनाव लड़ा था और 2010 में मैं लॉयर्स एसोसिएशन का महामंत्री बना। वो कार्यकाल काफी लंबा रहा। उस समय मॉडल बाइलॉज नहीं था तो हर साल चुनाव नहीं होते थे। वो लगभग 2-2.25 साल का कार्यकाल रहा। इसके बाद फिर हमने बार एसोसिएशन में महामंत्री का चुनाव लड़ा और बार एसोसिएशन में महामंत्री हुए। तो जितना काम करने का अवसर हमें लॉयर्स में मिला जी, और लॉयर्स एसोसिएशन का जो अनुभव था वो हमारे काम इस बार एसोसिएशन के इस कार्यकाल में काम है। जैसे कानपुर दबंगों का शहर कहा जाता है, वकील एक बहुत पवित्र पेशा है, बहुत एक मतलब जजमेंट के लिए हम आज भी अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपको भी पता होगा कि छोटी मोटी गरीब हो अमीर हो आदमी, कहीं भी लड़ाई हो जाती है तो आदमी सीधे कहता है मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा। तो अगर बोला जाए तो एक मतलब बहुत ही अच्छा लोग उसको समझते हैं, एक पवित्र मंदिर के बाद अगर समझा जाता है तो हमारे न्याय व्यवस्था को समझा जाता है। तो उस विषय पे क्या आपको लगता है कि आज इंडिया के जो न्यायिक व्यवस्था है इंडिया की, उसमें क्या मिल रहा है न्याय सबको? देखिए, जो आपने कहा जी, हर पीड़ित व्यक्ति को, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति
निचले स्तर का हो और पीड़ा चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति को हो। यहां तक कि जो न्यायाधीश जो न्याय करते हैं उनको भी अगर कहीं किसी मामले में अगर लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है या उनको कहीं महसूस होता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो भी किसी न किसी वकील के पास ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वकील उनको न्याय दिलाने का काम करता है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की न्याय व्यवस्था में पूरी तरीके से न्याय होता है। भारत की न्याय व्यवस्था को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भारत लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का स्थान बहुत ऊपर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आपका पर्सनल एक अनुभव पूछें कि कभी कोई ऐसा केस इन 24-25 सालों में आपने ले लिया हो जिसमें आपको लगा हो कि मेरा ही क्लाइंट गिल्टी है, तो उस कंडीशन में फिर आपका क्या? देखिए, कई बार ऐसा हुआ जी। एक बार काफी पुरानी बात है, 2012 की बात है जी। महाराजपुर में एक मर्डर हुआ जी। और उस मर्डर केस में हमारे साथ एक अधिवक्ता बैठते हैं, चंद्रप्रकाश सिंह परमार जी। वो क्लाइंट को लेके आए और उन्होंने हमको फीस पे करी जी। और कहा कि ये केस लड़ना है। हमने वो फाइल ले ली और ला के जो है रात में उस फाइल को अपने घर में पढ़ रहे थे। ठीक है। पढ़ते वक्त हमने देखा कि जो उस हत्या का अभियुक्त था जी, वो उसने अपने पिता की हत्या की थी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो हमें बड़ा बुरा लगा जी। और हमने कहा कि भाई हम इस केस को नहीं करेंगे, चूंकि वो स्पष्ट दिख रहा था जी कि उस लड़के ने अपने पिता की हत्या की थी। हाँ। कारण थे एकाध, लेकिन वो मामला हत्या के स्तर तक का नहीं जा सकता था। उस लड़के ने जो काम किया था वो समाज की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत खराब था, बहुत गलत काम था। हमारे प्रोफेशन ने तो अगर हमने कोई केस लिया है जी, तो हमको पूरा करना होता है। उस हत्यारे को भी वकील मिलेगा, चाहे उसने हत्या की है या नहीं की है। तो प्रोफेशनल अगर देखा जाए जी, तो वो मेरा मिसकंडक्ट था, इसीलिए आपने वो केस छोड़ा कि हमको वो केस करना चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरा जमीर नहीं अलाउ कर रहा था जी, और हमने उस केस में मना कर दिया। नहीं, ये तो बात सही है, क्योंकि जिस काम के लिए जमीन ना अलाउ करे वो काम करना ही नहीं चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि कानपुर जैसे शहर में कभी कोई ऐसा आपके साथ केस हुआ है कि कोई पावरफुल आदमी का केस लड़ रहे हो आप और जो अपोजिट में हो वो भी पावरफुल हो और आपको धमकी वगैरह कुछ मिली हो? देखिए, एक बार एक केस हम लड़ रहे थे जी, वो यूपीएसआईडीसी से संबंधित केस था जी, और मेरे पास जो केस था उसमें हम जमानत दाखिल किए थे वहां के एक कर्मचारी नेता थे उनकी। ठीक है। वो निर्दोष थे ठीक, मेरी नजर में। हमने वो उनका केस स्टडी किया और अपोजिट में उनके जो थे वो यूपीएसआईडीसी के बड़े अधिकारी थे, उनका बड़ा प्रभाव था और उनका प्रभाव केवल यूपीएसआईडीसी और कानपुर तक सीमित नहीं था, उनका प्रभाव सरकार में था, दिल्ली तक थी, दिल्ली तक उनका प्रभाव था जी। तो उस केस में हमको प्रभावित करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। तो हमने कहा भाई हमको तो जो इन्होंने 5500 रुपए फीस दी है, हाँ, मेरे लिए यही बहुत है। और हमने तिवारी जी का वो केस किया और उनको कानपुर से जमानत दिलाई और हम सफल हुए। अच्छा, यहाँ पे जैसे बात हो रही है एक बड़े आदमी की, तो अच्छा आपको कभी ऐसा लगा है कि जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है तो वो अमीरों के लिए अलग तरीके से वर्क कर रही है, गरीबों के लिए अलग तरीके से वर्क कर रही है? कभी ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, न्याय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं जी, और न्याय का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब आपको लगे जी कि हम अब न्याय का दरवाजा बंद हो गया है, जी, ऐसा नहीं है।
न्याय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हर हिंदुस्तान में चाहे वो बड़ा से आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, न्याय के दरवाजे सबके लिए। अच्छा, लेकिन एक चीज तो देखी जाती है, जैसे आपने भी कभी अनुभव इस चीज का किया होगा कि जैसे कोई गरीब आदमी होता है, ठीक है, उसने उसके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, उसने कंप्लेन की पुलिस में, पुलिस के बाद उसने कोर्ट तक गया, वो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर लंबा चला रहता है, फाइलें मतलब फाइल पे फाइल चलती रहती है उसकी। और वहीं पे एक अमीर आदमी होता है, मर्डर केस भी लगा है, फिर भी वो जमानत पे बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं तो सर एक लगता है कि पैसे का, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए काम अपने सिस्टम से होता है, ठीक है, बट थोड़ी बहुत जो है जी जी, उसमें लिबर्टी, अगर आदमी सक्षम है हाँ, तो वो ज्यादा अपनी पैरवी कर लेता है, और जब वो पैरवी कर लेता है, जल्दी जल्दी परसू कर लेता है, तो उसकी फाइल थोड़ा जल्दी, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं जी, आप मकान अपना मत देखने जाइए, हाँ, तो लेबर हाँ, जैसा जमान होगा वो वैसे कर रही है, बिल्कुल सही, और आप सामने खड़े होके काम कराइए जी, तो तेज होगा। इसी के तरीके से हमारी न्यायपालिका में जब आप पैरवी करेंगे, हाँ, आप टाइम टू टाइम, आपको केस की सुनवाई हो रही है, आप हाजिर रहेंगे, आप जाएंगे, और आप अगर कोर्ट ने आदेश किया है उन आदेशों का पालन कराएंगे तो आपका मुकदमा जल्दी होगा। लेकिन अगर आप उन्हीं जो कोर्ट आदेश कर रही है उनका अनुपालन देर से कराएंगे, स्वयं लचर पैरवी करेंगे, तो आप केस लेट होगा। यहाँ पर प्रभाव पैसे का और पैसा न होने का नहीं पड़ता। चलिए हम आपकी बात से एग्री करते हैं। अच्छा, न्यायिक व्यवस्था हमारी जो भारत की है, दो हाथ हैं उनके, एक पुलिस एक वकील, दोनों एक तरह से काम करते हैं। तो आपको कितना सहयोग मिलता है पुलिस से? अगर मान लीजिए कोई केस है तो उसमें कितना सहयोग मिल जाता है आपको उनसे? देखिए, जो आपने बात कही जी कि कानून के एक अधिवक्ता और पुलिस, हाँ, दोनों दो हाथ हैं। हाँ, देखिए, जब हम किसी मुलजिम की तरफ से होते हैं, ठीक है, तो पुलिस के हम अगेंस्ट होते हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, पुलिस ने केस किया है, पुलिस के ही लोग गवाही में आएंगे वादी के साथ साथ। हाँ, हाँ, तब उस समय जो है हम उस फाइल में जो निगेटिविटी है, जो उन्होंने छोड़ दिया है, जो काम नहीं पूरा किया है और जो उनको करना चाहिए था नहीं किया है, उन तथ्यों को उठाते हैं। और जब हम वादी की तरफ से होते हैं तो हम जो उन्होंने काम किए हैं उनको, उनकी बात करते हैं, उनका कामों को अच्छा बताते हैं। तो वकील और पुलिस दोनों जो है एक विपरीत है। जब अगेंस्ट में आप खड़े होंगे तो होंगे ही होंगे। हाँ। अच्छा, जैसे इंडिया में आज एक मेरा छोटा सा सर्वे था कि इंडिया में जैसे 2.5 लाख से ज्यादा फेक FIR दर्ज होते हैं। उनपे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का या मीडिया का इतना दबाव पड़ जाता है कि उनको एक अच्छा मतलब केस नजर आने लगता है, उनको एक अच्छा वकील भी मिल जाता है। तो उन सब के लिए मतलब क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, अगर कोई फेक FIR हुई है तो सबसे पहले तो आपके पास जब विवेचना है जी, वहाँ IO को आप सारे कागज दीजिए, ठीक है, IO उसमें अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाएगा। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय चले जाइए, उस FIR की क्वेश्चनिंग में वो माननीय उच्च न्यायालय को FIR क्वेश्चन कर देगा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जब सोशल मीडिया या मीडिया इन सब मामलों में आ जाती है तब कहीं ना कहीं वो दोषी ना भी हो फिर भी वो एक तरह से दोषी नजरों से देखा जाने लगता है। देखिए, मीडिया ट्रायल का कोर्ट की वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी न्यायिक अधिकारी जी मीडिया क्या कह रहा है, हाँ, इस पर अपना निर्णय नहीं देता। न्यायिक अधिकारी जो निर्णय देते हैं पत्रावली पे जो साक्ष्य होंगे, जो पत्रावली कह रही होगी, उनके आधार पर निर्णय देते हैं। मीडिया ट्रायल से केस का कोई लेना देना। जैसे कुछ लोगों का एक और मानना है सर कि लोग आज इंडियन जस्टिस से चीट हो जाते हैं। चीट इन द सेंस है कि मान लीजिए एक केस होता है, एक बालिका है, उसका रेप होता है। रेप के बाद उसने कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुई, उस पर न्याय विभाग की तरफ से जांच वगैरह चालू हुई।
उसकी एक उम्र होती चली जाती है, शायद वो 70 साल या 60 साल की होगी तब उसको न्याय मिला, या मान लीजिए वो जिंदा ही ना बचे तब उसको न्याय मिला। देखिए ऐसा नहीं है जी ये भ्रांतियां हैं जी देखिए ये जो हीनियस क्राइम है, समाज विरोधी कृत्य हैं, जी जी इनके लिए स्पेशल कोड बनी हुई है। ठीक है। और अब वो जमाने नहीं है कि इतना लॉन्ग टाइम प्रोसीजर चलेगा। बहुत शीघ्र कहीं कहीं तो इन ऐसे केसों में एक एक महीने में जजमेंट आ रहे हैं, कहीं चार्जशीट 3 दिन में लग रही है तो 10 दिन में जजमेंट आ रहे हैं। तो अब इनमें अब समय नहीं लगता। समाज विरोधी कृत्य अगर कोई कर रहा है और ये बालिकाओं या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के जो मामले हैं ये बहुत शीघ्र निपट रहे हैं, इतना लंबा समय नहीं लगता, बहुत शीघ्र हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और बनता है यहाँ पे कि जैसे एक लड़का है या कोई आदमी है, ठीक है, दहेज प्रथा वाला मामला आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग शादी कर लेते हैं, फिर 5 साल 10 साल बाद डिवोर्स कर लेते हैं, फिर उसमें वो मांगते हैं दहेज प्रथा, डाउरी वगैरह हो गया। तो उस कंडीशन में क्या आदमियों के लिए कुछ न्याय बचा हुआ है अभी कि महिलाएं अगर जो बता देती हैं पुलिस में या जो वही सबूत मान लिया जाता है? देखिए ऐसा नहीं है जी। देखिए जो रेप केस है उसमें तो केवल विक्टिम की गवाही ही पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन जो 498 के केस हैं, दहेज उत्पीड़न के केस हैं, जी जी, उनमें ऐसा नहीं है कि पीड़िता ने जो कहा वही माना जाएगा। उसका बाकायदे ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद फिर कोर्ट निर्णय लेती है, तो उसमें अन्याय नहीं होता। आपकी बात ये भी सही है क्योंकि इस समय जो न्यायपालिका का कार्य चल रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो ये तो हो गई प्रोफेशनल बातें। अच्छा, आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, क्योंकि आपके बारे में जितना मैंने आज तक सुना है, आप एक वकील हैं, ठीक है, एक राजनीति में भी आपका एक अच्छा खासा बोलबाला है, आपके बाकी और भी जितना आप काम करते हैं उसमें आप व्यस्तता ज्यादा रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो जी, उसका पहला जो कर्तव्य है वो अपने परिवार के प्रति है। ठीक है। जब आप अपने परिवार को संतुष्ट रखेंगे जी, तभी आप जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आप केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देंगे जी, तो परिवार आपका कहीं ना कहीं आपसे जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो हमने कोशिश की कि हमने अपने परिवार और प्रोफेशन दोनों के बीच संतुलन बनाया है। जहाँ जरूरत होती है परिवार के साथ रहते हैं और प्रोफेशन में जो हमारे जरूरत है वहाँ हम खड़े ही हैं। तो भारतीय न्याय व्यवस्था है जो, उसमें राइट टू डिफेंड का एक लॉ है, तो उसमें हमको पता भी होता है कि ये आतंकवादी है, जैसे कसाब वाली बात करें तो उसमें उसके बावजूद उसको हम वकील प्रोवाइड करते हैं, उसको डिफेंड करने का मौका देते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, जो हमारी न्याय व्यवस्था है जी, और हमारे यहाँ एक नियम है जी, कि 100 जो है दोषी छूट जाए जी, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, उसको अपनी बात रखने के लिए, उसको जो उसने कृत्य किया है नहीं किया है उसके लिए एक अधिवक्ता अगर उसके पास नहीं है तो न्यायालय उसको अधिवक्ता प्रोवाइड कराता है और वो उसकी बात रखता है। वो उसी हमारी न्याय व्यवस्था का एक अंग है। अच्छा, आपकी नजर में जो एनकाउंटर होते हैं वो आप किस तरह से देखते हैं उनको? देखिए, एनकाउंटर शब्द न्याय व्यवस्था में नहीं है जी। न्याय व्यवस्था में तो अगर किसी ने अपराध किया, हाँ, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और न्यायालय लाएगी। न्यायालय में उसके मुकदमे का ट्रायल स्टार्ट होगा और कोर्ट सजा करेगी। इनकाउंटर शब्द पुलिस से संबंधित है जी। कई बार ये सुनने में आया या हुआ जी। कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वो उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। कि जो अपराधी है वो एकाएक पुलिस कस्टडी में है, भागने लगा, उसने हथियार पुलिस के छीन लिए, तब ऐसी स्थिति आती है। या फिर पुलिस पर किसी ने अटैक कर दिया, तब पुलिस
कामना सामना हुआ, पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई और लोग उसको जनरल भाषा में इनकाउंटर बोल देते। अच्छा, जो छोटे छोटे जैसे सर साइबर क्राइम होते हैं, जैसे आम आदमी है उसका कोई एक अमाउंट है वो निकल गया, या उस विषय में कुछ न्यायपालिका की तरफ से कुछ? देखिए, अब साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा जी, और सरकार भी साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। हर जिले में साइबर थाना बन चुका है और क्राइम किस तरह का है, मतलब अगर साइबर क्राइम हुआ है वो अमाउंट 1 लाख से कम है तो फला जगह जाएगा, अगर उससे बड़ा ह्यूज अमाउंट है तो उसको कौन देखेगा। ये भी बंटवारा हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि साइबर क्राइम को रोका जाए और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। अच्छा, जैसे सर एक चीज और जानना चाहते हैं, इन 24-25 साल का आपका करियर रहा, इस पूरे करियर में आपको कोई एक ऐसा केस याद हो जहां से आप कभी पीछे मुड़ के उसके बाद आपने नहीं देखा, कोई एक ऐसा केस जिसमें आप लोगों की नजर में भी आए हों? देखिए, तमाम केस आए जी। जब हमने वकालत शुरू की थी जी, तो शुरुआत में मेरे पास हमको लगभग 6 महीने हुए थे वकालत के लिए। ठीक है। और एक केस हमको 307 का मिला था। न मुझे अनुभव था, न मैं उस केस को किस तरीके से लड़ना है न मैं जानता था, और जो वो मुलजिम था जी, वो एक लेबर था। तो उसने हमसे कहा कि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, आप जैसे चाहो इस केस को हमारे लड़ो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम केस हार जाएंगे, जेल चले जाएंगे, तो जेल में भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो वो केस हमने शुरुआत किया, अपने सीनियर से डिस्कस करके लड़े। वो कॉन्फिडेंस हमको उस केस से आया, जहां पर आपके सामने ये हो कि अगर हम हार भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उस समय फिर आप बेधड़क होके अपना काम कर सकते हैं, तो उसका हमको बहुत लाभ मिला। जैसे कि सर कानपुर में एक खास चीज आजकल देखने में मिलती है, जैसे एक केस कानपुर का बहुत हाईलाइट हुआ था, विकास दुबे वाला। उस केस को तो आपने स्टडी वगैरह किया ही होगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि यह सही हुआ जो हुआ उनके साथ, विकास दुबे के साथ, या उनके बारे में एक बहुत अफवाह भी उड़ रही थी उस बीच में कि वो गांव में बहुत गरीबों के लिए मददगार भी थे, और उसके बावजूद उनको इस तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया या जो कुछ किया गया, उस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए, वो केस मेरे पास नहीं था जी जी, तो इस केस के बारे में जी बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता है जी, लेकिन जो अखबारों में था और हमने पढ़ा, तो उसमें विकास दुबे का उस क्षेत्र में अच्छा दबदबा और आतंक था जी, और कई केस ऐसे थे जिनमें न्याय भी उनके पक्ष में आ चुका था। किन परिस्थितियों में आया था वो बात अलग थी, और ये बहुत जघन्य अपराध था जो विकास दुबे ने किया, जो पुलिस वालों को मारा था, बहुत जघन्य। इसके पहले एक और उन्होंने मर्डर थाने में किया था, हमारे यहाँ के राज्य मंत्री थे श्री संतोष शुक्ला जी, उनका मर्डर किया था सिवली में। हाँ। उस केस में वो किस तरीके से बच गए, कहीं ना कहीं उसमें उस समय की जो सरकार थी उसकी भूमिका संदिग्ध थी, और जो पुलिस को गवाही करनी चाहिए थी नहीं की, जिसका लाभ मिला वो छूट गए। अब ये जो दोबारा उन्होंने कांड किया, उसी से उनके हौसले इतने बुलंद थे कि समाज में भय का वातावरण वो बनाए हुए थे। ये समाज के लिए बड़ा घातक है जी। कानून, देश कानून से चलेगा, और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई हो। अच्छा, कोई आज तक आपको ऐसा क्लाइंट मिला है जो मोरली बहुत स्ट्रांग मिला हो, मतलब आपको लगा हो कि ये मतलब है जो मेरा क्लाइंट है, ये मतलब 100% राइट ही है, भले वो रॉन्ग रहा हो, ऐसा कभी? देखिए, जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है जी, तो उसको लगता है कि हम सही हैं, और वो अपनी बात हमको कहता है जी, हम उसका केस लड़ते हैं। तो जो फाइल कहती है, जो वो हमको बताता है, उसी के आधार पर हम केस लड़ते हैं जी। ये निर्णय करना न्यायालय का काम है
कि सामने वाला सही है या हम सही। अच्छा, जैसे 24-25 साल का एक अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस अनुभव के साथ अच्छा आपने कभी काउंटिंग रखी कि आपने कितने केस लड़े होंगे और कितने क्या जीते, कितने क्या हारे? देखिए, ये तो कभी हम लोग इसका विवरण नहीं रखते हैं जी। और बोथ साइड हम तो क्रिमिनल की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं जी जी। और तमाम बार मुकदमे आए, जी। कितनी हमने जमानतें कराई, कितने ट्रायल किए, इनका कोई डिटेल हम लोग नहीं रखते। कोई ऐसा केस तो जरूर आपको याद होगा कि आपको पता भी था उसमें कि सामने वाला दोषी है, आपका क्लाइंट मतलब सजा का हकदार नहीं है, फिर भी उसको सजा हो गई हो, कोई एक ऐसा केस? देखिए, ये उस समय की जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होते हैं जी, उन साक्ष्य के आधार पर कोर्ट निर्णय करती है। लेकिन सर वकीलों को तो पता चल जाता है ना, वकील को पता रहता है कि देखिए जो पत्रावली में है, जी, कोई निर्दोष व्यक्ति है, हाँ पुलिस ने इस तरीके से केस को बनाया जी कि सब कुछ उसके विपरीत है, जी तो जो पत्रावली में उपलब्ध होगा जी, न्यायालय तो उसी पर निर्णय करेगा। मतलब न्यायालय सच्चाई पर तो जाएगा नहीं, हाँ और हमको उस पत्रावली में जो कमियां हैं जी उन कमियों के आधार पर जी, न्यायालय के समक्ष बात रखनी होगी। अगर हम न्यायालय को अपनी बातों से कन्विंस कर पाएंगे तो हम न्याय दिला पाएंगे। मतलब एक न्याय के लिए पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। नहीं, पुलिस का योगदान न्याय के लिए नहीं है जी, पुलिस तो जो समाज में अपराध हो रहा है, ठीक है, उस अपराध का मुकदमा दर्ज करने का, कोई व्यक्ति जो पीड़ित है पुलिस के पास आया, उसने मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस उस मुकदमे में विवेचना करती है, विवेचना करके चार्जशीट लगाती है, चार्जशीट के बाद केस स्टार्ट होता है और उस व्यक्ति की भूमिका होती है और पुलिस की भी भूमिका होती है। लेकिन पुलिस अकेले एक वो नहीं है कि सारा कुछ सब कुछ पुलिस पर है, उस व्यक्ति पर निर्भर है जिसने उस मुकदमे को कंटेस्ट किया है, जिसने उस मुकदमे को आगे लाया, जिसके साथ घटना हुई है। ठीक है सर, जैसे कानपुर का एक केस और बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है, इरफान सोलंकी वाला, उस केस के विषय में कुछ जानकारी? देखिए, उस केस में जो फाइल में था, जी जी, इरफान सोलंकी केस में, जी उस केस में जो पर्याप्त साक्ष्य जी, अदालत में जो मुकदमा वादिनी और पुलिस ने रखे, उनके आधार पर न्यायालय ने निर्णय किया और उनको सजा हुई। अगर उस न्यायालय के निर्णय से उनको सहमति नहीं थी, जिस पर वो हाई कोर्ट चले गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय में उस केस चल रहा है। चलिए एंड की तरफ चलते हैं। एक कानपुर के विषय में थोड़ा सी बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे कि कानपुर को आप अपनी किस नजर से देखना चाहते हैं? देखिए, कानपुर बहुत अच्छा शहर है जी, कानपुर को अगर आप देखिए जी, तो बड़े शहरों की तुलना में एक तो अपनापन बहुत है। ठीक है, कानपुर में आप दिल्ली में जाइए, पड़ोसी आपसे मतलब नहीं रखेगा। हाँ, यहाँ तो आपका घर अगर इस कोने के आखिरी में कौन रहता है, हाँ, हाँ, वो भी पूरी बात रखता है पता। बिल्कुल, ये तो है। और आपको अगर तकलीफ हुई तो आखिरी घर वाला भी मदद के लिए चला आता है। यही एक अच्छी चीज है कानपुर। तो कानपुर में अपनापन बहुत है जी, और कानपुर के लोग जो है एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं जी, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े शहरों की अपेक्षा कानपुर बहुत अच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ रहेगा कि आज का युवा पीढ़ी जो है उसको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? देखिए, हम अपने जो अधिवक्ता, नए अधिवक्ता है, उनको हमारा यही संदेश है कि खूब पढ़ें, अच्छे से काम करें, लोगों को न्याय दिलाएं और सबसे बड़ी बात हमारे प्रोफेशन में कि अपने सीनियर का सम्मान करें, न्यायालय का सम्मान करें और अपने सीनियर का सम्मान करें। और युवाओं के लिए है कि ये देश आपसे जिस तरीके से आप इस देश से अपेक्षा रखते हैं, ये देश भी आपसे अपेक्षा रखता है। आप इस देश के लिए कुछ करें और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी मदद करें, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएं। जहां भी आप देखें कि गलत है उस विषय को समाज के सामने रखें, जहां तक उठा सकते हैं उसको उठाएं
जब अगर किसी भी निर्दोष को अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा, उसको न्याय दिला पाएंगे, यही जो है आपका कार्य आपको जो बड़ी प्रेरणा देगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपने चैनल पे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।